लव रिवर्स अगेन एपिसोड 51। रेहान को आस्था बड़ी परेशान सी लग रही थी, पर वो जानता था कि आस्था जल्दी उससे अपने दिल की सारी बातों को शेयर करने लगेगी। उसने आस्था को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जिस दिन आप अपने दिल में चल रही बातों को मुझे खुद बताएंगी। आस्था अभी कुछ बोल पाती, इससे पहले एक डॉक्टर दोबारा से अंदर आ गए। उन्होंने आकर आस्था का पूरा चेकअप किया। डॉक्टर रेहान से बोल पड़े, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक सो मिसेज मल्होत्रा काफ़ी ज़्यादा ठीक है। आप कल इन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ले जा सकते हैं, लेकिन आप बस उनका ध्यान रखिएगा और इनको टाइमली दवा देते रहिएगा। एक बात और मिस्टर मल्होत्रा, अभी भी इन्हें तीखा खाना ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर ये तीखा खाना खाएंगे तो हो सकता है उनके जख्मों पर इन्फेक्शन पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान बोल पड़ा, आप बेफिक्र रहें डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगा। डॉक्टर थोड़ी देर वहीं रहे और रेहान से बातें करते रहे। उसके बाद वो वहाँ से निकल कर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद रेहान आस्था के पास आया और उसको अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर हल्के से अपने होठ से किस करते हुए बोला, सो फाइनली मिसेज मल्होत्रा, कल आप पहली बार अपने ससुराल जाने वाली हैं। कैसा लग रहा है आपको? आस्था रेहान की बात सुन कर बस इतना ही बोल, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी तो आपके मॉम और पापा को हम दोनों के शादी के बारे में पता भी नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने और मैंने किसी को बताए बिना शादी कर ली है, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इस बात का डर दिल में बहुत है। इनफैक्ट अभी तो मेरे पापा और मॉम को भी नहीं पता। जब हम दोनों के पेरेंट्स को पता चलेगा तो सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हम लोगों पर गुस्सा करेंगे या हम दोनों को अलग होने को कहेंगे। तो सच कहूँ तो दिल में डर भी है और खुशी भी है। मैं आपको शायद ये सब समझा नहीं पाऊँगी इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। बस दिल में एक चीज़ की खुशी है, मैंने जिसको चाहा वो आज मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। आपको पाने की तमन्ना तो काफ़ी लोगों ने करी होगी, काफ़ी लड़कियाँ आपके पीछे रही होंगी, लेकिन शायद करणी माता ने आपको मेरे नसीब में लिखा है, इसीलिए आज आप और मैं एक साथ हैं। मैं करणी माता से बस यही प्रार्थना करूंगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहें तब तक मेरी ज़िंदगी में आप मेरे साथ रहें। रेहान आस्था की बात सुन चुप हो गया था और सोच में पड़ गया कि वो आस्था को सब कुछ बताए या नहीं बताए, क्योंकि आस्था अभी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। आस्था ने रेहान को सोचते देख अपने मन में सोचा, सर मैं जानती हूँ इस वक्त काफ़ी कुछ आपके दिल में चल रहा है जो आप चाहकर भी मुझे बता नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आदि कपूर गुस्से में अपने सामने बैठी अपनी बेटी आन्ना को घूर रहा था। आन्ना आदि कपूर को यूं अपने आप को घूरते हुए देख बोल पड़ी, आप मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हैं? मैंने अब क्या कर दिया? मैं तो वही कर रही हूँ ना जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। जबकि मैं उस रेहान से प्यार नहीं करती तो भी उसी से शादी करने के लिए हाँ बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने को बोला। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो रेहान जिसको दुनिया डेविल के नाम से जानती है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन आपने मुझे बोला मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी करूं, तो मैं बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी कर रही हूं। तो अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं उस डेविल रेहान के कारण अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूं, उस रेहान की तरह अपनी ज़िंदगी को हर वक्त काम में लगाना नहीं चाहती हूँ। ये सब बोलते हुए आन्ना के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदि कपूर जो इतनी देर से अपनी बेटी की बातों को सुन रहे थे, वो गुस्से में आते हुए बोले, आन्ना तुम मत भूलो कि तुम कौन हो।
और इस वक्त तुम्हारे साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? आरना आदि कपूर की बात सुन हंसते हुए बोली, आई नो डैड, मेरे साथ एक ऐसे लूजर का नाम जुड़ा है जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया, दूसरों के पैसे पर हमेशा जीना सीखा है। एक ऐसे लूजर को मैं अपना पापा कहती हूँ। आरना की बात सुनकर आदि कपूर हंसते हुए बोल पड़े थे, अगर मैं लूजर हूँ तो तू हर रात मेरे साथ सोती क्यों है समीक्षा? लूजर के साथ तो कोई जिंदगी बिताना नहीं चाहता ना। आदि कपूर के मुंह से अपना असली नाम सुनकर आरना चौंक गई थी और बोली, आज इतने सालों के बाद आपने मुझे इस नाम से क्यों पुकारा है मेरे सो कॉल्ड डैड? जबकि आपने मुझसे वादा किया था आप कभी भी मुझसे इस नाम से नहीं बुलाएंगे। जो हम दोनों का रिश्ता है वो पूरी दुनिया के सामने कभी भी नहीं आएगा। आदि कपूर अन्ना की बातों को सुनकर हंसते हुए अपनी जगह से उठते हैं और अन्ना के करीब आके बोले, जब कोई मुझे मेरी औकात दिखाने पर आता है ना अन्ना कपूर, तो उसे उसकी औकात दिखाने में मुझे 2 पल नहीं लगते हैं। अन्ना आदि कपूर को अपने सामने देख उसके चेहरे पर बड़े ही सेडक्टिव से उंगली फिराते हुए बोली, ओ मेरे प्यारे सो कॉल्ड पापा, गुस्सा हो गए? आई एम सॉरी मेरे प्यारे से पापा, पर वो क्या है ना, आप मुझसे मेरी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं हमेशा से आज़ाद पंछी रही हूँ, आपके साथ हूँ इसका मतलब ये नहीं है ना डैड, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दूँ। आपके और मेरे बीच में जो बातें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ज़िंदगी को कभी भी जीना नहीं छोड़ूंगी। फिर चाहे मेरी शादी उस डेविल से हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को तब भी यूं ही जीते रहूंगी जैसे आज मैं जी रही हूँ। अन्ना की बात सुनकर आदि कपूर उसके करीब आकर उसको गले लगाकर उसके बालों को सूंघते हुए बोले, ये तो करना ही होगा। अन्ना कपूर उर्फ समीक्षा राणा, एपिसोड 52। आरना एक बार फिर अपना नाम सुनकर आदि कपूर से बोल पड़ी, मैंने आपको मना किया है ना, आपको मुझे इस नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। समीक्षा राणा आज से 4 साल पहले ही मर गई थी और उसकी जगह जन्म हुआ था आरना कपूर का, जो आज आदि कपूर की बेटी के तौर पर जानी जाती है। आदि कपूर आरना उर्फ समीक्षा की बातों को सुनकर हंसा और बोला, जानी जाती है लेकिन असल में उसकी बेटी नहीं बल्कि रखेल है, जो उसको एंटरटेन करती है और उसके इशारों पर चलती है। क्यों माय डार्लिंग डॉटर? अन्ना, मैंने ठीक कहा ना? शायद तुम्हें वो बात याद नहीं, मैंने तुम्हें जब अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा दिया था तब क्या बोला था? तुम्हें मेरा साथ देना है उस कबीर मल्होत्रा और रेहान मल्होत्रा को बर्बाद करने के लिए। तुम भी तो उस रेहान को हम पर बात करना चाहती थी ना, तभी तो तुमने खुशी खुशी मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसी रेहान के कारण तुम्हारे पापा रघुवीर राणा मर गए थे। अन्ना उर्फ समीक्षा के सामने आदि कपूर ने जैसे ही रघुवीर राणा का नाम लिया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गुस्से में बोली, आप इस नाम को दोबारा मेरे सामने नहीं लेंगे। और एक बात मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी, मुझे सब कुछ याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया था जब आपने अपनी प्यारी सी बेटी, जो कैंसर से 4 साल पहले ही मर चुकी है, उसका चेहरा मुझे दिया था। उसके पीछे का मतलब आप ही जानते हैं और मैं भी। हम दोनों को एक ही चीज़ चाहिए और वो है मल्होत्रा परिवार की बर्बादी। इसीलिए मैंने तुमसे हाथ मिलाया और जो तुमने कहा वो किया। तो आज तुम बार बार मेरे पापा का नाम क्यों ले रहे हो? आदि कपूर अन्ना उर्फ समीक्षा की बातों को सुनकर हंस पड़ा और उसके पास जाकर बोला, वो इसीलिए स्वीटहार्ट, जिससे कि तुम अपने मकसद को भूल न जाओ और जो मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मुझे रेहान मल्होत्रा की पूरी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मेरे नाम चाहिए, तभी मेरी आरू की आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब बोलते हुए आदि कपूर की आंखों में नमी थी। उसकी आंखों में नमी देखकर समीक्षा उर्फ आरना उसके करीब आई और बोली,
मैं बहुत जल्द आपके इस काम को कर दूंगी। वैसे भी मुझे भी आपकी तरह उन मल्होत्रा पर बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि अगर आपने अपनी बेटी को मल्होत्रा के कारण खोया है तो मैंने भी अपने पापा को उनके कारण खोया है। क्या किया था मेरे पापा ने? वो तो उनकी कंपनी में एक छोटे से एम्प्लॉय थे। बिना बात के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे पापा ने करोड़ों का नुकसान किया है। कबीर मल्होत्रा ने मेरे पापा को पूरी कंपनी के सामने धक्का देकर बाहर निकाला था और सबके सामने बोले थे, तुम जैसे इंसानों के ऊपर कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम छोटे लोग हमेशा लोगों को धोखा ही देते हो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसे छोटे इंसानों पर भरोसा किया। समीक्षा ये सब याद करके फूट फूट कर रो रही थी और आदि कपूर उसे बोल उठा। उस दिन जब पापा घर पर आए थे तो वो बहुत टूटे हुए थे। उन्होंने आकर मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये सब काम उनके किसी और साथी ने किया, लेकिन ना मेरे पापा के ऊपर आ गया और मेरे पापा की बदनामी हर जगह हो गई। वो जहाँ भी निकलते सब उन्हें चोर बोलने लगते। मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से ही अपने काम को किया था। अचानक ही चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा तो वो उस इल्ज़ाम को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाए। और एक दिन जब मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी तो पापा ने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गए। जब मैं घर पर आई तो मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पापा, जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, वो मुझे छोड़कर ही जा चुके थे। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं कबीर मल्होत्रा और उसके परिवार को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और उनसे जल्द बदला लेकर रहूँगी। बस मैं फिर कबीर मल्होत्रा और रेहान मल्होत्रा के दुश्मन के बारे में पता लगाने लगी। फिर मुझे आपके बारे में पता लगा। मैंने आपके करीब आने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने कभी मुझे आपके करीब नहीं आने दिया। फिर मुझे मौका मिला आपकी कंपनी में काम करने का और मैं आपकी कंपनी में काम करने आई। मैंने आपसे बात की और आपको अपने बारे में सब बताया। फिर मुझे भी पता चला कि आप भी उनसे उतनी ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं जितनी नफ़रत मैं करती हूँ। फिर आपने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया, जो रेहान के कारण मर गई थी। बेशक उसका प्यार एक तरफा था, रेहान ने कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन रेहान को आपकी बेटी की यूँ बेइज्जती नहीं करनी चाहिए जो उसने सब लोगों के सामने करी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ जब एक लड़की की बेइज्जती सब लोगों के सामने होती है तो लोगों की नज़रें किस तरह से आपके अंदर तक छेद लगा करती है। आरना और समीक्षा की बात सुनकर आदि कपूर की आंखों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वह समीक्षा से बोल पड़ा, जब तक मैं उस रेहान को और कबीर मल्होत्रा को दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसी कारण मैंने भी तुमसे हाथ मिलाया और तुम्हें एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया, दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। लोग अब समीक्षा रघुवीर राणा को भूल चुके हैं, क्योंकि मैंने प्लानिंग की ही ऐसे करी थी जिससे समीक्षा राणा लोगों की नज़रों में मर जाए। इसीलिए अब समीक्षा राणा को और रघुवीर राणा को कोई भी नहीं जानता। अब सब लोग सिर्फ तुम्हें आरना कपूर के नाम से जानते हैं। दी डॉटर ऑफ आदि कपूर, आरना उर्फ समीक्षा आदि कपूर की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने ये सब फ्री में नहीं किया है, तुमने उसके बदले में वो मांगा जो कोई भी लड़की किसी को नहीं दे सकती। लेकिन मैंने सिर्फ उन मल्होत्रा से अपना बदला लेने के लिए तुम्हें वो सब भी दे दिया जो एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एपिसोड 53। आदि कपूर की बात सुनने के बाद आरना बोल पड़ी थी, तुमने मेरी मदद करी आरना की शक्ल देकर, और मैंने तुम्हारी मदद करी फिजिकली भी और मल्होत्रा को बर्बाद करने की साजिश में भी। मैं आगे भी तुम्हारे साथ उम्मीद देते रहूँगी, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ मुझे किसी काम को करने में रोकना मत।
मुझे लड़कों की ऐसी आदत लग चुकी है कि मैं एक रात भी लड़कों के बिना नहीं गुजार सकती। और तुम्हारी बॉडी में ना तो वो ताकत है और ना ही वो हिम्मत जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। ये बोलते हुए आन्ना एक बहुत ही सेडेक्टिव हंसी हंसती है, जिसे महसूस कर आदि कपूर को गुस्सा आ गया। बेशक उसने इस लड़की का यूज किया था अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, लेकिन इस लड़की के चेहरे पर आखिर था तो उसकी बेटी का ही चेहरा ना। सब लोगों की नज़रों में अगर कभी कुछ आता तो सब लोग यही कहते कि आदि कपूर की बेटी आन्ना कपूर गलत कर रही है। इसीलिए आदि कपूर गुस्से में समीक्षा से बोल पड़ा, तुम जानती भी हो पागल लड़की, तुमने आज क्या किया? तुमने जिस होटल में जाकर ये सब किया है वो होटल किसका है? वो होटल किसी और का नहीं बल्कि रेहान मल्होत्रा का है। अगर किसी ने उस होटल में तुम्हें देख लिया होगा और रेहान को पता चल गया तो हमारा बना बनाया सारा प्लान खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत भी प्यारी है और नाम भी प्यारा है, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण मेरे नाम और इज्जत पर कोई भी फर्क पड़े। आदि कपूर की बात सुनकर समीक्षा उर्फ आन्ना हंस पड़ी। वो लखराते हुए आदि कपूर के पास पहुंची और उसके फेस पर उंगली घुमाते हुए बोली, तो मेरे सो कॉल्ड नकली पापा, आप लड़कों का इंतजाम इसी घर में कर दो तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी ना। मैं कहीं जाऊंगी ना, आपका नाम बदनाम होगा ना ही आपकी इज्जत जाएगी। मैं अब रूम में जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब आप फैसला कर लीजिए आपको क्या करना है। अगर आप लड़के यहाँ नहीं बुला सकते तो मैं उनसे मिलने बाहर ज़रूर जाऊंगी। यह बोलकर आना वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई और आदि कपूर ने अपना हाथ बड़ी जोर से वहीं पास पड़ी टेबल पर मारा, जिससे उस टेबल का पूरा शीशा टूट गया था और कुछ शीशे आदि कपूर के हाथों में भी चुभ गए थे। आना ने उस आवाज़ को सुना, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिया और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो पत्थर बन चुकी थी। अगर उसके सामने कोई मर भी जाए तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वो खून देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। आदि कपूर अन्ना को जाते हुए देखता रहा और अपने आप से बोल पड़ा, कहीं मैंने इसे अपनी बेटी की शक्ल देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। ये कहीं मेरी बेटी जो इस दुनिया में नहीं है उसी का नाम बदनाम न कर दे। कम से कम उसको जीते जी जो इज्जत नहीं मिल पाई वो मरने के बाद तो मिले। ये तो उसके नाम को ही बदनाम करने पर तुली है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मुझे इसकी असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी। कहीं ऐसा न हो कि इसकी बदनामी मेरे पूरे बिजनेस को ख़त्म कर दे। ये सोचते हुए आदि कपूर अपनी जगह से उठे और अपनी बेटी की फ़ोटो के पास जाकर खड़े हो गए। वो अपनी बेटी की फ़ोटो को देखते बोल पड़े, आरू मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो इस समीक्षा को तेरी शक्ल इसलिए दी जिससे मैं उस रेहान से तेरी मौत का बदला ले सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तेरी शक्ल का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी, ये ऐसी हरकतें करेगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। मैं लोगों को बता भी नहीं सकता कि ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि किसी को भी तेरी मौत के बारे में नहीं पता। मैंने तेरा अंतिम संस्कार बहुत चुपके से किया था, जिससे कि कोई ना जान पाए। अन्ना कपूर दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तूने रेहान के प्यार के चक्कर में अपनी जान ली है तो सब मुझे ही सुनाते कि मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, उसको संभाल नहीं पाया। बेटी भी माँ के नक्शे कदमों पर चली। माँ ने भी अपने पति को बदनाम किया और बेटी ने भी। आदि कपूर अन्ना की तस्वीर से बोल पड़े थे, तेरी माँ भी किसी और के साथ भाग गई और उसके कारण भी मैंने बहुत कुछ सुना। अगर तेरे कारण भी मुझे सुनना पड़ा तो शायद मैं भी जीते जी मर जाता। इसीलिए मैंने तेरी मौत के बारे में किसी को भी कभी नहीं बताया और इस समीक्षा को तेरा चेहरा दे दिया। लेकिन आज मुझे लग रहा है आज
मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। इस लड़की को अपनी आरू का चेहरा देखा। थोड़ी देर बात करने के बाद आदि कपूर ने एक लंबी सांस भरी और अन्ना की फ़ोटो से बोले, मैं इस लड़की का साथ सिर्फ तब तक दूंगा जब तक मैं रेहान और कबीर मल्होत्रा को बर्बाद नहीं कर देता और मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा लेता। जिस दिन यह काम हो गया उस दिन इस लड़के को मैं दूध में पड़ी मक्खी के तरह निकालकर फेंक दूंगा। तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना मेरे बच्चे? मैं बहुत जल्द तेरे मौत का बदला उस रेहान से जरूर लूँगा। आदि कपूर काफ़ी देर तक अपनी बेटी की फ़ोटो से बात करते रहे। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा अपने रूम में आकर हंसते हुए अपने आप से बोल पड़ी, तूने मेरी इज्जत का सौदा किया था ना? अपनी बेटी की शक्ल देखकर तूने मेरी इज्जत लूटी। अब मैं तेरी इज्जत सरेआम नीलाम करूंगी। मैं तेरे पास आई थी ये सोचकर कि तू मेरी मदद करेगा एक पिता की तरह, लेकिन तू भी और मर्दों की तरह निकला जिसे सिर्फ औरतों को अपनी अय्याशी का साधन समझ रखा था। तूने काम करने के बदले में मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं तेरी रखेल बनकर तेरे साथ रहूं, जिसके बदले में तू मेरा साथ देगा कबीर मल्होत्रा और रेहान मल्होत्रा से बदला लेने में। उस दिन तूने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और अब मैं तेरी इज्जत और दौलत का फ़ायदा उठाऊंगी। ये बोलते हुए समीक्षा उर्फ अन्ना हंसने लगी। एपिसोड 54। अन्ना ने पूरे रूम को फैला दिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। आज एक बार फिर उसको अपने पापा रघुवीर राणा की याद आ गई थी। उसके पापा उसे हमेशा कहा करते थे कि वो उसकी शादी एक ऐसे राजकुमार से करेंगे जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन उसके पापा अपना वादा पूरा करने से पहले ही उसको बीच राह में छोड़कर चले गए, जस्ट बिकॉज कि कबीर मल्होत्रा ने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। वो दुनिया का सामना नहीं कर पाए और अपनी प्यारी बेटी को अकेला छोड़कर चले गए। अन्ना उप समीक्षा रूम में बने एक अलमारी की तरफ गई। उसने उस अलमारी से एक बहुत ही पुरानी सी फोटो निकाली जो ऑलमोस्ट खराब होने लगी थी। उस फोटो को देखते हुए समीक्षा बोल पड़ी, आपने ऐसा क्यों करा पापा? आपने अपनी जान देने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद आपकी राजकुमारी आपके बिना कैसे जिएगी? उसने तो कभी इस जालिम दुनिया का सामना भी नहीं किया था। आप उसे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गए, जबकि आप भी अच्छे से जानते थे कि यह दुनिया बहुत ही गंदी है। वो आपके बिना आपकी राजकुमारी को नोचेगी, उसका फ़ायदा उठाएगी, और ऐसा ही हुआ ना पापा? मैं दुनिया से लड़ती लड़ती अपनी इज्जत का सौदा कर बैठी, जिससे मैं आपकी मौत का बदला उन मल्होत्रा से ले सकूं। बस एक बार मेरा ये मकसद पूरा हो जाए और मैं कबीर मल्होत्रा से अपना बदला ले लूं। उसके बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी जी कर थक चुकी हूँ। मैं हर रात किसी गैर मर्द के साथ नहीं बिता सकती हूँ और दुनिया के सामने ये शो नहीं कर सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई हूँ पापा। आप तो जानते हैं ना, आप तो अपनी राजकुमारी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे मैं कैसी हूँ। कोई समझे ना समझे, लेकिन आप तो समझेंगे ना कि मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। अन्ना उप समीक्षा काफ़ी देर तक अपने पापा रघुवीर राणा की फ़ोटो से बात करती रही। उसके बाद उसने फ़ोटो संभाल के रख दी और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगी। उसने तंग आकर एक नींद की गोली ली जिससे वो आराम से सो जाए, क्योंकि उसकी यादें उसे सोने नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ पूनम जी आज भी हर रोज़ की तरह कबीर जी का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो जानती थी वो नहीं आएंगे। और ये सब अयांश और पूर्विका भी देख रहे थे। अयांश गुस्से में पूर्विका से बोल पड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूर्वी, पापा मोम के साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? तुझे याद है वो क्या बोला करते थे, हम उनका परिवार नहीं उनकी ज़िंदगी है जिसके बिना वो रह नहीं सकते।
तो अचानक क्या हो गया जो पापा इतना बदल गए? तूने देखा है ना, मोम उनका इंतजार करती रहती है और पापा आते ही नहीं। अगर वो आते हैं तो मोम को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मोम की उनकी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है। वो जैसे मोम को पसंद ही नहीं करते। मैं सच खुद पूर्वी तो पापा के इस बिहेव से काफ़ी बार ऐसा लगता है जैसे ये हमारे पापा नहीं हैं। आज से 3 साल पहले इस घर में कितनी खुशियाँ थी और हम सब भी कितने खुश थे ना, याद है? पापा का वो फेवरेट सॉन्ग जो वो गाया करते थे आज पुरानी यादों में खो गया था, जहाँ उसको अपने पापा और मॉम दिखाई दे रहे थे। फ्लैशबैक। पूनम जी की बात से कबीर जी नाराज थे और कबीर जी कब से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूनम जी कबीर जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि कबीर जी उन्हें बिना बताए 1 महीने के लिए अब्रॉड जा रहे थे। इसके बारे में उन्हें आज सुबह सुबह पता चला और कबीर जी कब से उनको इसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनसे माफ़ी मांग रहे थे जिससे वो मान जाए और उनसे नाराज़ ना हो और वो अब्रॉड जा सके। आई और पूर्विका उस समय 19 साल के थे और रेहान 24 का। वो तीनों अपने पापा की हालत देखकर हंस रहे थे। कबीर भी उन तीनों को देखकर और ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोला, नालायक बच्चों, तुम लोग यहाँ पर बैठे हंस रहे हो। ये नहीं कि मेरे साथ आकर अपनी मॉम को मनाने में मदद करो। रेहान कबीर जी की बातों को सुनकर हंसते हुए बोला, हम आपकी बात को सुनकर हंस रहे हैं। हम आपकी मदद क्यों करें? पापा, आपने मॉम को बताया क्यों नहीं कि आपको 1 महीने के लिए अब्रॉड जाना है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आप मॉम को नहीं बताएंगे और उन्हें पता चलेगा तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे और ऐसा ही बर्ताव करेंगे। क्यों मॉम, मैंने ठीक कहा ना? और आप ना बिल्कुल सही कर रही हैं पापा के साथ। आपको ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। जब देखो बिना बताए बाहर चले जाते हैं। हमारी मॉम से तो हमारे पापा को प्यार ही नहीं है। रेहान ने और आग में घी डालते हुए कहा, जिसे देख कबीर जी बोल पड़े, नालायक की औलाद, तू अपनी माँ को मनाने की जगह और ज़्यादा भड़का रहा है। तू रुक, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर मैं तुझे से गिन गिन कर बदले लूँगा। मैं तेरी बीवी को भी ऐसे ही भड़काऊँगा जैसे तू उसे मनाता रहे, जिससे तू उसे मनाता रहे। फिर तू मेरे पीछे पीछे भागेगा कि पापा आखिर आपने ऐसा क्यों करा? अपने पापा की बात सुनकर रेहान पूनम जी को देखकर बोला, मॉम, आप देख रही हैं ना पापा क्या कर रहे हैं? पूनम जी रेहान की बात सुनकर उसके पास आकर बैठी और बोली, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, जब तक तेरी मॉम तेरे साथ है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। और तेरे पापा को तो मैं देख लूँगी। उन्होंने अगर मेरी बहू को भड़काने की कोशिश करी ना, तो उनको ही मैं रूम से बाहर निकाल दूँगी। फिर उनको जहाँ जाकर सोना है सोते रहें, नहीं तो बाहर लॉबी में सोफे पर सो जाएंगे। कबीर जी पूनम जी की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गई। वहीं रेहान पूनम जी से बोल पड़ी, रियली मॉम, आप पापा को उनके ही कमरे से बाहर निकालकर फेंक देंगी। पूनम जी रेहान की बातों को सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, और क्या, जब ये मेरी बहू को मेरे बेटी के खिलाफ भड़काएंगे तो इनको इन्हीं के रूम में जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या करेंगी? ये रेहान पूनम जी की बातों को सुनकर हंस पड़ा और कबीर जी रेहान को घूरते हुए कहने लगे, तो हम दोनों मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा करवा रहा है रे, ये बात तो गलत है। पूनम जी ने जैसे ही कबीर जी को दोबारा घूरा तो कबीर जी अपने कान को पकड़ते हुए बोल पड़े। एपिसोड 50। पूनम जी को अपने आप को घूरते देख कबीर जी कानों को पकड़ते हुए बोले, मेरी प्यारी सी धर्म पत्नी जी, मैं हार मानता हूँ, आप जीती। मैं नहीं भड़काऊंगा आपके लाडले की बीवी को। अब तो खुश हो जाइए और अपने इस प्यारे से इकलौते पति को माफ़ कर दीजिए। रेहान कबीर जी को ऐसे देख अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो हंसा तो इस बार कबीर जी पूनम जी की भी परवाह नहीं करेंगे और वो उसको बातें सुनाने लगेंगे। वो अपने पापा को भी ऐसे नहीं देख सकता था
क्योंकि वो जानता था कबीर जी का अब्रोड जाना बहुत ज़रूरी है उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। इसीलिए उसने कबीर जी को शांत रहने का इशारा करा और आंखों ही आंखों में पूनम जी को मनाने का वादा करा। कबीर जी शांत हो गए थे क्योंकि वो जानते थे माँ का लाडला जो बोलता है वो करता है। अब देखना ये था कि वो उनकी धर्म पत्नी को कैसे मनाता है। वहीं रेहान पूनम जी से बोल पड़ा, माँ मुझे ना भूख लगी है, आप जल्दी से कुछ बना कर ले आए। पूनम जी ने रेहान की बात सुनकर कबीर जी को देखा जो शांत बैठे उनको देख रहे थे और कबीर जी की नज़रों में उनके लिए बहुत प्यार था, जिसे महसूस कर एक पल को पूनम जी के गाल सन से लाल हो गए थे। वो झटके से पीछे हटी कि तभी रेहान ने अपने फ़ोन में गाना चला दिया जो कि पूनम जी और कबीर जी का फेवरेट था। कबीर जी गाने को सुनते ही सब समझ गए थे। वो उठकर पूनम जी के पास गए और उनकी कमर में हाथ डालकर डांस करते हुए गाना गुनगुनाने लगे थे। अभी न जाओ छोड़ कर, दिन अभी भरा नहीं, अभी तो आई हो बहार बनकर, छाई हो हवा, जरा महक तो ले, जरा जरा भग तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। ये गाना चलने लगा। इसमें वे दोनों एक कपल डांस करने लगे। उन दोनों को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। पूनम जी कबीर जी के इतने गाने से ही मान गई थी और उनको धक्का देते हुए चली गई। पूनम जी को ऐसे जाते देख कबीर जी हंस पड़े। वहीं रेहान उनको तंग करते हुए बोला, पापा आप ना काफ़ी बार मेरी प्यारी सी मॉम को बहुत तंग करते हैं, आपको क्या मिलता है उनको ऐसे तंग करके। अब ना आप उन्हें तंग करना छोड़ दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मॉम आपको छोड़कर चली जाए। रेहान की बातों को सुनकर कबीर जी हंस पड़े और बोले, तेरी मॉम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन उसके बिना जीना नहीं। रेहान भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके पापा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते लेकिन पूनम जी के बिना रहना नहीं, क्योंकि उनके प्यार के चर्चे तो पूरे खानदान में मशहूर थे। कबीर जी ने सब लोगों के मना करने के बाद भी पूनम जी से शादी करी थी, क्योंकि पूनम जी एक बहुत ही मिडिल क्लास की लड़की थी और कबीर जी इतने ज़्यादा रईस तो नहीं थे, लेकिन फिर एक रईस खानदान के बेटे थे और उनके घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे। तो कबीर जी ने पूनम जी से सब लोगों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी और धीरे धीरे सब लोगों ने पूनम जी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पूनम की ही थी ही इतनी प्यारी कि कबीर जी पूनम जी ने ये बातें अपने तीनों बच्चों से नहीं छुपाई थी, इसलिए तीनों ही इस बातों को अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ कबीर जी और रेहान बातें कर रहे थे, वहीं पूनम जी किचन में खड़ी हुई कबीर जी की हरकतों पर हंस रही थी, लेकिन उनको गुस्सा भी आ रहा था कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वहीं अब तक आयांश और पूरिका भी आ चुके थे। वो आते ही कबीर जी के आसपास बैठ गए और उनको पता चल चुका था कि उनकी मॉम कबीर जी से नाराज़ है, क्योंकि कबीर जी कल अब्रॉड जा रहे हैं। आयांश उनको तंग करने लगा, जिसे देख कबीर जी को हंसी भी आ रही थी और आयांश के ऊपर गुस्सा भी, लेकिन वो जानते थे कि उनके तीनों बच्चे उनकी ज़िंदगी हैं, क्योंकि उनका ये 5 लोगों का परिवार एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार जो करता था कि किसी की भी उन्हें फूट डालने की हिम्मत नहीं थी। उन लोगों का अपना एक फैमिली सॉन्ग भी था जो वो अक्सर गाया करते थे। आयांश को आज भी मस्ती सूझ रही थी, इसीलिए वो बच्चों की तरह आकर कबीर जी की गोद में बैठ गया। कबीर जी उसको घूमने लगे, जिससे आयांश को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो हर पल बच्चों जैसी हरकतें करता रहता था। रेहान ने भी आयांश को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो और पूरिका अच्छी तरह से जानते थे कि आयांश अपने डैड को तंग कर रहा है, जिससे वो उनके जाने के बाद उनको ज़्यादा याद ना करे। रेहान ने एक बार दोबारा से अपना मोबाइल स्टार्ट करा और उसकी वीडियो बनाने लगा। कबीर जी ने रेहान को वीडियो बनाते देख आयांश के सर पर एक थप्पड़ मारा और बोले, बेवकूफ़, गधे, नालायक, मेरे ऊपर से उठ, तू शायद भूल गया है मैं तेरा बाप हूँ।
मेरी गोद में तेरा बैठने का कोई हक नहीं है, सिर्फ तेरी माँ के बैठने का हक है। तू जल्दी से यहाँ से उठ जा। कबीर जी की बातों को सुन तीनों बच्चे हंस पड़े और बोल पड़े, वाह क्या प्यार है। पूनम जी बाहर आते हुए कबीर जी की बातों को सुन चुकी थी। उनको हंसी भी आ रही थी और शर्म भी। वो कबीर जी के पास न बैठकर रेहान के पास बैठ गई। उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, जिसे देख आयांश बड़े ही जोर से हंसा और कबीर जी का मुंह उतर गया। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।